अब प्रत्येक संडे थोड़े ना ऐसा आपका एंगेज रहेगा, कभी कभी थोड़ा आपको भी तो कष्ट करना, हमें भी तो थोड़ा सा कंप्लीट करना है ना। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब प्रत्येक संडे को तो मैं बुलाता नहीं हूँ। कल 11 बजे, वैसे आप लोग सभी लोग टेस्ट देने आते हैं क्या? बहुत लोग नहीं भी आते हैं, तो वो लोग वैसे भी 11 बजे ही आना है उन लोगों को, है कि नहीं है? जो लोग नहीं आते हैं उनको तो ऐसे भी 11 बजे आना है, लेकिन जो लोग आते हैं, क्या चाहिए, 11:30 बजे। तो 11:10, 11:20 से शुरू कर लेंगे, 2 बजे तक तो टाइम है ना आपके पास। 11, 12, 1, 2, मतलब 12, 1, 2, 3 घंटे तो प्रॉपर है। 3 घंटा बहुत है। चलिए लाइव हो गए। तो आज आपको क्लास में पीडीएफ भी मिल जाएगा कुछ, है ना? अभी लिखना नहीं है आगे, केवल समझते चलना है। ठीक है, लेट आए, आज बरसात हो गया है ना। नहीं, टाइम से हम आ गए, थोड़ा बारिश वारिश होता तो बच्चे तो धीरे धीरे आते रहते हैं। तो इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई आप लोग समझ लिए थे कल क्लास में। 3 नहर आपको मुख्य रूप से याद रखना है, कौन कौन सा? त्रिवेणी नहर है ना, जो गंडक नदी पर है, और कोसी नहर, और सबसे पुराना कौन सा है, कब बना है? 1800। उसके बाद बताओ कि ये गंडक पर जो बना है त्रिवेणी नहर, वो देखो अभी ये भी नहीं याद रहा आप लोग। जो याद करवाएं ज्यादा वही याद है, तो अच्छा है कम से कम बता देते हैं। चलो, बिहार में कृषि को जरा देख ले जाए एक नजर में। इसको आपको लिखना नहीं है, केवल समझते चलना है, ठीक है? तो हाँ, मिल गया है वो, आप लोग को मिल जाएगा, क्लास के दरमियान ही मिल जाएगा, ठीक है? क्लास चलते हुए आप लोग को मिल जाएगा, क्लास के बाद नहीं। आप लोगों के इस बातों को मैंने सुन लिया है पहले कि लेट से बहुत लेट हो जाता है, इसलिए वो प्रिंट आउट होके आ चुका है, लेकिन जब क्लास चल रहा होगा उसी समय आपको मिल जाएगा। कृषि एवं पशुपालन, तो ठीक है, जो एग्रीकल्चर बिहार में, पहले इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ये लोग आप पहले से समझ गए होंगे, है ना? 90% से अधिक मिट्टी बिहार में जलोढ़ है ना? लगभग 95%, है ना? लगभग 95% मिट्टी जो है वो बिहार में एलुवियल है, यानी कि जलोढ़ है। तो जाहिर सी बात है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो अगर सबसे अधिक उर्वरक होता है ना, फर्टिलिटी पावर इसमें बहुत अधिक होता है, तो इसी कारण से यहाँ पर खेती भी, कृषि भी, एग्रीकल्चर भी बहुत बेहतरीन होगा। तो जिस प्रकार से हमने कहा कि लगभग 95% मिट्टियां बिहार का वो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि है ना कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है, यहां पर एग्रीकल्चर के लिए। तो बिहार के लगभग 80%, कितना बोला हमने, 80% पीपल जो यहां है बिहार में, वो एग्रीकल्चर पर, कृषि पर आश्रित हैं। कितने प्रतिशत? लगभग 80% लोग यहाँ के हैं जो कि कृषि पर आश्रित है। यहाँ की भूमि भी 80% से अधिक है जो कि कृषि योग्य है, और यहाँ पे लगभग 80% पीपल जो है वो आपको याद रखना है कि ये सभी जो है कृषि पर आश्रित है, कृषि पर आधारित है। तो इसके कारण 2-3 है। पहला कि यहाँ का जो जमीन है, भूमि है, वो फ्लैट है, समतल है। तो जब समतल है, फ्लैट है यहाँ का जमीन, तो इस पर खेती करना थोड़ा आसान होता है। वही अगर मान लीजिए कि कहीं अगर हम सिक्किम चले गए, दार्जिलिंग चले गए, या फिर शिमला का, या फिर आसपास के उत्तराखंड के हिस्से को देखें, तो वहां पर फ्लैट जमीन नहीं है, तो खेती करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए वहां पर सीढ़ीनुमा खेती होता है, और वो भी बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि जितना संपन्नता से यहां हो रहा है, इतना संपन्नता से नहीं। आवाज थोड़ा सा कम कर दो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो है ना, इधर का एग्जॉस्ट भी बंद कर दीजिएगा। तो खेती करने के लिए जो हमारे यहाँ का भूमि है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो पहला इसमें हमने बताया कि समतल का होना, दूसरा जलोढ़ मिट्टी का होना, ये भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि ऐसे कई सारे हिस्से हैं जहां एलुवियल सॉइल नहीं है, और नहीं है तो बाकी जो मिट्टी, अगर मान लीजिए लेटेराइट है, तो वहां पर जो फसल होगा, क्रॉप्स होंगे, वो एक तरफा होगा। मान लीजिए चाय हो गया,
या फिर कुछ हो गया, बस केवल वही होगा, हर तरीके का फसल नहीं। लेकिन बिहार का मिट्टी ऐसा है, सॉइल ऐसा है कि यहाँ पर हर तरीके का फसल हो सकता है, जो कि एक आम इंसान को चाहिए। अब इसमें कहोगे कि हमको हमारे यहाँ एकदम से वैसा फसल जो ठंडा प्रदेश में होता है वो तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सब्जी भी होता है, धान भी, गेहूं भी, मक्का भी। तो जनरली यही सब चीज जो है वो चाहिए किसी भी जगह पर, दाल का होना, ठीक है, मक्का का होना, गेहूं का होना, धान का होना, और ये सब के सब फसल जो है बिहार में होता है। तो फसल के दृष्टिकोण से बिहार की मिट्टियां संपन्न है, इस बात को आप समझिएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ हम बाहर से बहुत बड़ा चीज है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। जिस जगह पर धान, गेहूं और दाल और एक सब्जी, ये चार चीज नहीं होता है, वहां पर जो है संपन्न इन मामले में नहीं माना जाता है। मतलब वो प्रोस्पेरिटी नहीं है वहां पर, जो कि जो है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो कई सारे ऐसे देश हैं जहां के दूसरी जगह से जाता है। अरे कम से कम बिहार में तो यह है कि लगभग चीजें हो जाती है। मसाला में भी उतना संपन्न नहीं है, लेकिन फिर भी जो बेसिक नीड होता है वो हमारे यहाँ लगभग चीजें जो है वो हो जाता है। तो देश का सहयोग भी मिलता है, जो कि साउथ इंडिया में जो मसाले हमारे यहाँ मिलते हैं वो भी बिहार में जो है इंपोर्ट हो जाता है। तो इस कारण से हमें विदेश से ज्यादा कुछ मंगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं तो कई ऐसे देश है जहां विदेशों से सब कुछ जाता है और वहां पर ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बेसिक नीड का चीज तो यही है ना। अगर ओवरऑल लाइफ स्टाइल में देखा जाए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां की पानी ठीक से नहीं है। पानी ऐसा बेसिक नीड है कि हर एक व्यक्ति को चाहिए, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो। अगर तेल की बात किया जाए तो तेल सबको नीड नहीं है, जिसके पास कार है, मोटरसाइकिल है, उसी को जो है वो तेल चाहिए। बात समझ में आ रहा है? हर कोई को चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है ना, आप अफ्रीका जाओ फिर आपको समझ में आएगा कि पानी महत्वपूर्ण है कि तेल महत्वपूर्ण है। समझ में आया कि नहीं आया? तो केनिया हो गया, बुरुंडी हो गया, नाइजीरिया हो गया, युगांडा हो गया, सब देश में जाकर घूमो एक बार, फिर पता चलेगा कि वो सबसे पूछोगे कि पेट्रोल और तेल, बोले ये क्या होता है, हमको तो केवल पानी चाहिए। पानी तो एकदम सबसे बेसिक है। ये समझ लीजिए कि तेल से ज्यादा कीमती पानी है। अगर देखा जाए तेल से ज्यादा कीमती पानी है। हाँ, जहां पर तेल बहुत अधिक है तो वो लोग पानी को खरीद ले रहे हैं, बात केवल ये है। बात समझ में आया? लेकिन अगर भारत जैसे देश में केवल तेल रहता, पानी नहीं रहता, बात समझ में आया, आधा से अधिक जनसंख्या भूखे मर जाती। बात समझ में? हाँ, मतलब भूखे प्यासे इन द सेंस वही हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो कौन से देश में पेट्रोल तेल का होना ये बहुत मायने रखता है। अब भारत में इतना बड़ा जनसंख्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कच्चा तेल रहता भी, कौन कौन जो है अपना तेल निकाल करके बेचते रहता, बताओ। यहाँ तो कम से कम कितना, 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं लगभग, है ना। अभी सब के सब मालिक तो हो नहीं सकता है, तो या तो कहीं पर वर्कर रहेगा, लेकिन इतना बड़ा पॉपुलेशन जो है वो संभलता कैसे? आपको पता है दुबई का टोटल जो पॉपुलेशन है वो 33 लाख है। कितना है? पटना का पॉपुलेशन पता है आपको कितना है? 66 लाख है। पूरा दुबई कितना है? 33 लाख। और पूरा पटना कितना है? और कम से कम 10 पटना को ऐसा ही एकदम सामने से खरीद लेगा दुबई। जितना पटना पूरा है ना, जितना पटना का एरिया है या फिर जितना यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम से कम 10 पटना को एक साथ खरीद सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, पॉसिबल नहीं है। आपको पता है दुबई के पास कितना पैसा है? अरे वो तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको बेचना नहीं है। अरे वो तो जेन्युइन सी बात यह है कि हमको बेचना नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं खरीद सकता है। आदिवासी क्षेत्र, अरे दुबई का बुर्ज खलीफा देखे हो? लो तुम लोग दुबई शहर को तुम लोग देखा नहीं, पता है वहां पे टूरिस्ट लोग बहुत जाते हैं ना। उसने कर क्या दिया, जैसे समुद्र का जो हिस्सा है इसको काट कर करके ऐसा बना दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समुद्र मिलेगा। जैसे समुद्र का हिस्सा था, इसको काट काट कर ऐसे दोनों तरफ से होटल बना दिया है। मान लीजिए कि पूरा प्लेन समुद्र है, ठीक है, इसमें इसने कर क्या दिया है कि एक तरफ से ऐसे ऐसे कर दिया कि इसमें, है ना, दोनों तरफ से, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। इसका भी होटल मिलेगा जो कि एकदम समुद्र के किनारे रहेगा, इसका भी होटल, इसका भी होटल, इसका भी होटल। दिमाग कितना लगाया, समझ में आ रहा है? मतलब जो समुद्र का हिस्सा है उसमें भी जो है काट करके और जमीन बना करके प्रॉपर, और ऐसा दिखे कि दोनों तरफ का होटल जो, जैसे इसे नहीं बोलता है कि भाई कर्टन हटाए, पर्दा हटाए और सामने समुद्र ही समुद्र दिख रहा है, वो पूरा दुबई को ही ऐसा बना दिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब जो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लोग चाहते हैं किस तरीके से। दुबई तुम लोग मतलब देखे नहीं हो, कम से कम आधा से ज्यादा जो लोग हैं इंडिया के, जो लोग सेलिब्रिटीज होते हैं सब दुबई गए हुए रहते हैं।
ठीक है। तो यहां पर बिहार में हम लोग को फिलहाल फसल पढ़ना है, ठीक है। तो एक तो खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है और जायद फसल। कितने प्रकार के? खरीफ होता है, रबी होता है और आपके जायद क्रॉप्स होते हैं। तो इसमें ध्यान में एकदम सीधा सेट कर लेना है। खरीफ बोले तो दिमाग में चलना चाहिए कि जो धान और धान के समय में जो उग रहा है, समझ में आ गया? जो पैडी है आपका धान के समय में। दूसरा रबी कहेगा तो दिमाग में एक बार माना चाहिए गेहूं। खरीफ बोलेगा तो धान, रबी बोलेगा तो गेहूं, और जायद में जितने भी आपको सब्जी या फिर उससे संबंधित फसल मिल रहा है सब के सब इसी में आ जाएगा। तो गर्मा फसल भी एक बोला जाएगा जो कि जायद में ही इंक्लूड रहेगा। बात समझ में आया? तो 3 याद रखना है, अब एक एक करके सबको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले खरीफ फसल। खरीफ फसल में जो है इसकी जो है बुआई जो है लगभग जून जुलाई में होता है। किस समय? एकदम गर्मी के समय में। किस समय? जून जुलाई और अगस्त, तीनों महीने में। अब थोड़ा सा जो यहाँ का मॉनसून है लेट चलते रहता है जनरली, तो इसी कारण से इसको कंसिडर आप लोग करिएगा जून जुलाई के साथ साथ अगस्त में, जून जुलाई के साथ साथ में। और इन फसलों को जो है, इन क्रॉप्स को अगर कहा जाए तो खेत से हटा लिया जाता है लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में। कौन से महीने में? इन फसलों की बुआई कब होती है? जून जुलाई और अगस्त में। और कटाई कब होगा? तो दिमाग में सेट रखो कि धान की खेती, तो लगभग ये धान भी जो है बरसात जब आगमन होता है तो उसके बाद ही होता है। तो जून के महीने में बिहार में बरसात शुरू होता है, ठीक है। और जुलाई के महीने से लगभग जो है बिहार में धान की खेती की बुआई होने लगता है, मतलब धान की बुआई होने लग जाता है। तो यहां जो है अगर देखा जाए तो जुलाई से लेकर के है ना अगस्त तक होगा, और नवंबर दिसंबर के महीने में इन फसलों को काट लिया जाएगा। तो कौन कौन सा है इसमें? जैसे कि मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, और उसके अलावे अरहर है। ये सभी फसल जो है वो आपके हैं। अब इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, एक अगहनी है और दूसरा जो है इसमें याद रखना है भदई है। ये जनरली जो है सब्जियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रहेगा, पर ज्यादा इसको आपको याद नहीं रखना। अगहनी, जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जब हिंदी महीना होता है, हिंदी महीना में एक होता है अगहन, होता है ना, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, ऐसा होता है कि नहीं? सबको पता है पहला महीना कौन सा होता है? चैत होता है ना, जो फाल्गुन के बाद चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, माघ, फागुन, आश्विन, कार्तिक। हाँ? नहीं सही है। अभी 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 कौन सा महीना खत्म हुआ है या होने वाला है? अरे ये भदई का महीना जो है ना, भादो जो है वही तो चल रहा है। उसके बाद कौन सा होगा? आश्विन होगा, आश्विन होगा ना। अभी भाद्रपद चल रहा है ना जी, इसी समय तो खरमास बोलते हैं। नहीं समझ में? तो इसके बाद जो है आश्विन आएगा, और इस समय बिहार में जो गया में है वहां पितृपक्ष मेला लगेगा। कौन सा महीना में लगता है? आश्विन महीना में जो है वो यहाँ पर पितृपक्ष लगता है। तो हिंदी महीना भी आपको याद रखना जरूरी है। तो इसमें अगहनी मतलब सीधे समझ लीजिए कि ठंडा का समय है। किस समय है? अरे अगहन मतलब ठंडा का ही समय में रहेगा ना। कौन कौन सा महीना देखो, कार्तिक, अगहन, पूस, ये 3 महीना जो है एकदम ठंडा रहेगा। समझ में आया कि नहीं? कार्तिक के महीने में कौन सा रहेगा? कौन कौन सा बताओ पर्व है हमारे यहाँ? सबसे प्रमुख छठ पूजा। कौन सा? कार्तिक में ही होता है ना, कार्तिक पूर्णिमा को, है ना। तो पूर्णिमा को नहीं, लेकिन कार्तिक महीने में है ना। ओके ठीक है, कार्तिक महीने में। तो ये याद रखना है। अब सीक्वेंस में याद रहेगा कौन सा महीने से होता है? हमने आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस। कार्तिक, अगहन और पूस सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर ठंडा रहेगा। तो अगहनी फसल में समझ लीजिए कि अगहन के महीने में, अभी से ठीक 1 महीना के बाद, तो इसमें जो है इसको जो है नवंबर दिसंबर में लगभग काटा जाता है, जिसमें कि धान, गन्ना तथा कुछ सब्जी है आपका। धान गन्ना के साथ साथ कुछ कुछ सब्जियां रहेगा। भदई फसल को देखेंगे, भदई क्रॉप्स, इसको ऐसे भी याद रखना है, भदई इंग्लिश में भी ऐसे ही रहेगा आपको। मई जून के महीने में बुआई होगा तथा जुलाई अगस्त के महीने में जो है तैयार हो जाएगा। जैसे मक्का है और आपका जूट है, याद रहेगा। तो खरीफ फसल को 2 भागों में बांटा गया है, एक अगहनी है और दूसरा
भदई के समय में ज्यादा सब्जी मिलेगा, ठीक है। और एक अघन वाला जो अघनी है उसमें भी मिलेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेंगे। आपको केवल नाम याद रखना है, फसल मुझे नहीं लगता है कि अलग करके आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। रबी फसल देखो सभी लोग, तो इसमें जो है इसका बुआई जो होता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है, और इसको काटा जाता है लगभग मार्च अप्रैल के महीने में। एक साथ सीक्वेंस में सेट रखो ना। देखो अगर खरीफ बोलेगा तो जून जुलाई नवंबर दिसंबर, और इसका जो बुआई होगा वो होगा अक्टूबर नवंबर, और कटाई कब होगा बताओ। खरीफ बताओ कब से कब तक याद रखोगे? जून जुलाई से, जून जुलाई से बताओ कहां तक? जून जुलाई में अगर है ना ये, अगर इसमें लग रहा है तो फिर कब कटेगा? नवंबर दिसंबर, और इसी समय से फिर रबी, ठीक है। तो रबी लगभग अक्टूबर नवंबर, इसी समय अक्टूबर नवंबर। बताओ कटेगा ये कब? मार्च अप्रैल, मार्च से अप्रैल। यही दोनों आपको मेनली याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो रहेगा वो जायद रहेगा। फिर जून जुलाई से लेकर के, अब सीधे याद रखना बरसात का समय, और बरसात का समय मतलब जून जुलाई। दिमाग में सेट नहीं है? बिहार में मॉनसून कब आता है? कब आता है बोलो, जून जुलाई मत बोलो। जून के मध्य में, मिड जून में आता है ना, तो उसके लगभग ठीक 15 से 20 दिन के बाद जो है यहां पर धान की खेती लगना शुरू हो जाएगा। तो जून जुलाई से लेकर के इसका बुआई शुरू होगा, और ये कब तक जो है नवंबर अक्टूबर नवंबर तक के, नवंबर दिसंबर तक के रहेगा। और उसके बाद गेहूं लग जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में गेहूं लगेगा, और मार्च और अप्रैल में ये गेहूं काट लिया जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है, चलिए क्लियर है। तो रबी फसल में अगर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में, आवाज जा रहा है ना मेरा? रबी फसल कब लगेगा? देखो अक्टूबर, और कटाई कब किया जाएगा? मार्च। और उसके बाद जो है आपका जायद फसल है, कौन सा है? तो इसमें गर्मा फसल भी इसे कहा जाता है, हमने बताया इसको जायद फसल को ही क्या कहते हैं। इसका जो खेती होता है वो आपके रबी और खरीफ के मध्य में होता है। बात समझ में आ गया? तो मार्च महीने में लगभग अप्रैल महीने में अगर काट लिया जाए तो मई जून जुलाई लगभग इस समय का जो टाइम है, इसी में जो है आपका ये जायद फसल होता है। जिसमें कौन कौन सा है बताओ इसमें? जैसे प्याज हो गया, मक्का हो गया, मडुआ हो गया, मूंग हो गया, ठीक है। और इसमें जैसे कुछ तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, ये सभी के सभी इसी में रहेगा। तो अब कौन कौन सा फसल बिहार में होता है जरा ध्यान से देखने के, क्यों है ना। तो बिहार के कृषि मुख्य रूप से मानसून पर आश्रित है, मतलब जैसा बरसात होगा उस हिसाब से यहाँ पर खेती होगा। चावल जो है बिहार का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और 3-4 तो आपको शुरुआत का याद रखना है। खाद्यान्न फसल मैं बता दे रहा हूं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर खाद्यान्न फसल में अगर कहा जाए, खाद्यान्न फसल मतलब सबसे अधिक जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसका सबसे ज्यादा यूटिलाइज हम लोग करते हैं, सबसे पहला अगर कहा जाए तो इसमें धान याद रखना है। क्या याद रखना है? दूसरे नंबर पर गेहूं याद रखना है। क्या याद रखोगे? और तीसरे नंबर पे मक्का याद रखोगे। क्या याद रखोगे? और चौथे नंबर पर दलहनी फसल याद रखोगे। ये 4 याद रखना ही रखना है आपको। बिहार में सबसे अधिक धान रोहतास में होता है। कहां होता है? बिहार में सबसे अधिक गेहूं रोहतास में होता है। बिहार में सबसे अधिक मक्का कटिहार में होता है। बिहार में सबसे अधिक दलहन पटना के टाल क्षेत्र में होता है। समझ में आया? अब देखो हमने आपको बताया था कि धान और गेहूं के लिए, खास करके धान के लिए सबसे उपयोगी अगर देखा जाए तो उत्तर बिहार की मिट्टियां हैं। किधर है? उत्तर बिहार की मिट्टियां। लेकिन सबसे अधिक धान होता कहां है? अरे दक्षिण बिहार में है ना, रोहतास। और इसका सबसे मेन कारण क्या है?
सिंचाई व्यवस्था दक्षिण बिहार में सोन नहर का। आपको हमने इस बात को भी बताया था कि पूरे बिहार में सबसे अधिक सिंचित जिला कोई अगर है, इरिगेशन सिस्टम सबसे बेहतरीन अगर कहेंगे तो रोहतास में। कहां है? तो सबसे अधिक पानी से सिंचाई जो होता है रोहतास में होता है, और इसी कारण से जो है बारिश कम होने के बावजूद भी सबसे बेहतरीन धान की खेती भी और गेहूं की खेती भी। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना कि डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हमें प्रकृति ने बना दिया उसी तरीके से रहने दे। आपको पता है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो जापान में आता है, पता है ना? वहां ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 4 सेकंड में एक बार भूकंप कहीं ना कहीं आ जाता है। 4 सेकंड, 1 2 3 4, कहीं ना कहीं भूकंप आ गया। समझ में आया? और पूरे दुनिया का सबसे तेजी से बनने वाला सड़क जो है वो जापान में ही है। मतलब आज सड़क टूटा कल बन जाएगा। समझ में आई कि नहीं आया? जो सुजुकी कंपनी है कार की, वो जो है कहां की है? अरे वो जापान की कंपनी है, ठीक है। और जापान में सबसे अधिक तेजी से पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुजुकी का कार बिकता है, पता है बात आपको? मतलब इतना तेजी से कार बना रहा है। अब सोचो सब एक दूसरे से संबंधित है। सबसे ज्यादा भूकंप आना, सबसे ज्यादा रोड का टूटना, और सबसे तेजी से रोड का टूटना, और फटाफट कार का भी बनाना, और वो भी 0 सेफ्टी रेटिंग वाला। सुजुकी का कार जो सुजुकी का कार 0 सेफ्टी रेटिंग का कार होता है। उसमें वो लोग खुद कॉस्को वॉल से टूट जाता है। बोला बुलेट सामने से धक्का मार दे आगे से चिपक जाए। तो इसमें जापान वाले लोगों को क्या तर्क है भाई? कह रहा है कि भूकंप पे आ जाएगा, मर जाओगे तो क्या करोगे बताओ, हम सेफ्टी रेटिंग देकर क्या करेंगे? तो ये जापान की जो सुजुकी की कार है इसमें सेफ्टी रेटिंग नहीं होता। इंडिया की कंपनी है टाटा, उसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग रहता है। समझ में आएगी नहीं यार? तो इसका कारण भी है, यहां पर लोगों का कोई भी, ना तो गवर्नमेंट का ना फिर यहाँ पे लोगों का, रोड पर कोई भी किसी तरीके से कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। सामने जा रहा है, अगर रेड लाइट जल रहा है तो गाड़ी चल ही रहा है। समझ में आया कि नहीं? अगर तुम गलती से रुकोगे तो पीछे वाला मार देगा। इसलिए गाड़ी मजबूत बनाता है वो। समझ में आया कि नहीं? नहीं ऐसा कहा था ना कि लोहा का मतलब लोहा में टाटा, और जूता में बाटा, और घड़ी में सोनाटा। समझ में आया कि नहीं? और आदमी में नाटा, बहुत टिकाऊ होता है। समझ में आया? ये बहुत बड़ा कहावत है, समझे? लोहा में टाटा, जूता में बाटा, घड़ी में सोनाटा, और आदमी में नाटा। तो 4 फसल जो सबसे ज्यादा हमें यूटिलाइज होता है, सबसे पहला कौन सा है? धान, उसके बाद गेहूं, मक्का और दलहन। याद रहेगा? सर्वाधिक चावल का उत्पादन बिहार में कहां होता है? लगभग 947,000 टन, और रोहतास से खूब एक्सपोर्ट भी होता है चावल, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बताना, दूसरे नंबर पर औरंगाबाद। सबसे अधिक कहां? दूसरे नंबर पर। सबसे कम होता है जो कि बेगूसराय में। सबसे कम कहां होता है? सबसे कम कहां होता है? बेगूसराय। दूसरे नंबर पर हम गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं भी सबसे अधिक। धान के बाद गेहूं बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसका सबसे ज्यादा यूटिलाइज हम लोग करते हैं। बिहार के लोग सबसे ज्यादा चावल खाते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या? रोटी। गेहूं नहीं, रोटी ही खाते हैं। समझ में आया? तो इसमें दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और अगर इसमें भी कहा जाए तो इसमें याद रखना है कि सबसे अधिक नंबर 1 पे रोहतास में होता है। कहां होता है? रोहतास में ये होता है। नवंबर दिसंबर में जो है इसको बीज बोया जाता था, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूं के उत्पादन में बिहार देश का 6ठा स्थान है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है ये, है ना? रोहतास। जबकि सबसे कम जो है वो मिलेगा अरवल में। सबसे कम धान सबसे कम कहाँ था? धान सबसे कम बेगूसराय, और अगर गेहूं सबसे कम कहे तो अरवल में होता है। चलो, तीसरा प्रमुख अगर कहा जाए तो खाद्यान्न फसल कौन सा है? मक्का है। सर्वाधिक मक्का बिहार के कटिहार में होता है। कहां होता है? लेकिन मक्के का घर किसको कहते हैं? बेगूसराय को। मक्के का घर किसको कहते हैं? बेगूसराय। बताओ मक्के के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी?
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, बता दो जरा, बलसुंदरी मिट्टी कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड में। बलसुंदरी मिट्टी, हाँ, गोपालगंज, सारण, सिवान, और थोड़ा थोड़ा जैसे मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया। याद रखना है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही भूल जाना है। मक्के का घर किसको कहते हैं? बेगूसराय। यहाँ के 40 से 50% भाग पर मक्के की खेती बेगूसराय में। कहा? आगे देखना, जौ क्या है? जौ उत्पादन में पूर्वी और पश्चिम चंपारण अग्रणी है। सबसे ज्यादा जो है जौ अगर बिहार में कहा जाए तो चंपारण में होता है। कहाँ होता है? जो मैदा बनता है वो जौ का ही बनता है ना। तो इसके लिए गोपालगंज, सिवान, वैशाली आदि जिलों में उत्पादन किया जाता है। जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा है वो इसी हिस्से में है। ठीक है, तो यहीं पश्चिमी चंपारण भी है और यहीं पर पूर्वी चंपारण भी है। उसके अलावा गोपालगंज भी है, सिवान भी है। समझ में आया? जौ उत्पादन में बिहार का स्थान देश में दूसरा है। आगे देखना, रागी, रागी जिसको मडुआ कहते हैं। मडुआ देखे हो तुम लोग? हाँ, बिहार में एक पर्व होता है जिसमें इसका रोटी बनाया जाता है। जितिया, जितिया बोलते हैं ना, जितिया की तीज, जितिया। तो इसका रोटी काले कलर का बनेगा ना। यह एक मोटा अनाज है, जैसे ज्वार होता है उसी तरीके से मडुआ भी होता है। यह मोटा अनाज है। बिहार में देश का सर्वाधिक रागी होता है, जो कि यहीं पर। अब लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते, पहले बहुत ज्यादा। आजादी के पहले हमारे यहाँ महुआ लिखा है, मडुआ देखो। बाक इसको छोड़ो रागी याद रखो। ठीक है, आगे कौन सा है? ज्वार। यह भी एक मोटा अनाज है, जैसे हमने कहा जैसा ज्वार है उसी प्रकार से रागी भी होता है। ठीक है, तो इसे मुख्य रूप से चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो जानवर होता है ना उसके चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मोटा अनाज है और इसको खिलाया जाता है। भोजपुर और रोहतास में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे देखना, नगदी फसल। नगदी फसल जो जायद वाला भी हमने बताया था, उसे में इसको है ना कंसिडर करना है आपको। इसमें जो है आपका गन्ना, क्या है? गन्ना उत्पादन में बिहार का देश में प्रमुख स्थान है। और अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ होता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने कल शायद कल डिस्कस किया था क्या? अरे चीनी वीनी कब उद्योग डिस्कस किया था? हाँ, बिहार का उद्योग पढ़ाए कि नहीं? बताओ, बिहार का उद्योग पढ़ाए हैं? बिहार का उद्योग जो पढ़ाए हैं वो टॉपिक ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमी का भी है। तो जो खनिज आधारित उद्योग बताए थे वो ज्योग्राफी का पार्ट है, और बाकी जितने से चीनी उद्योग बता दिए इकोनॉमी का पार्ट है। बिहार के इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो तीनों क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है वो कृषि आधारित लोग जो है, मतलब फर्स्ट जो आपका तीन क्षेत्र होता है ना आपका अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सबसे ज्यादा लोग जो लगे हुए हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें लगे हुए हैं? जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? कृषि होता है, खनन होता है, मतलब जो खेती बाड़ी कर रहा है, या कहीं पे मत्स्य पालन कर रहा है, मछली पाल रहा है, या कहीं पर खनन, कहीं से सोना चांदी निकाला जा रहा है। तो बिहार में सोना चांदी तो वैसे भी कम निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे ज्यादा लोग जो है वो कौन से? प्राथमिक क्षेत्र में है। ठीक है, किसमें लगे हुए हैं? जबकि सबसे कम इनकम यहीं से आ रहा है। सबसे ज्यादा इनकम जो आ रहा है वो सेवा क्षेत्र से, जो तीसरा वाला है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक जिसमें उद्योग धंधा है, वो तो बिहार में वैसे भी चौपट है। अरे सेकेंडरी सेक्टर तो वैसे भी चौपट है ना। और तीसरा टर्शियरी, जो सेवा क्षेत्र होता है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सभी जो है तीसरे वाले में, जो सेवा देने का काम। जैसे हम टीचर है, कौन से सेक्टर में बताओ? समझ में आया? तो तीसरे वाले में सबसे ज्यादा लोगों का इनकम हो रहा है, और सबसे ज्यादा लोग पहले, इसको कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में ज्यादा। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ? पश्चिम। आगे मखाना क्या है?
और मखाना के विषय में अगर कहा जाए तो सबसे अधिक जो है बिहार में होता है, बताओ कहाँ कहाँ? दरभंगा, मधुबनी, कटिहार आदि। मिथिला मखाना पूरा मिथिला क्षेत्र में होता है मिथिला मखाना, तो वो पूरा मिथिला का क्षेत्र में होता है। तो ये सभी जिले, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। ओके, पूर्णिया और बताओ, अररिया में भी, और बताओ किशनगंज। तो जीआई टैग भी मिला है, मिला है ना? बिहार के जीआई टैग प्राप्त कुछ उत्पाद को याद रखिएगा, ठीक है? कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे है जिसको मिला है? मिथिला मखाना को मिला है कि नहीं मिला है? मिथिला मखाना कहाँ होता है? अरे सीधे याद रखना है, मिथिला के सभी जिलों में। जिसमें कौन कौन सा रहेगा? दरभंगा, कटिहार, ये सभी आपका है ना? और बताओ कौन कौन सा? जर्दालू आम कहाँ मिलता है? भागलपुर में। मुजफ्फरपुर में शाही लीची। अरे ठीक है, हल्ला कम मचाओ। मुजफ्फरपुर। बताओ मरचा चावल, ये सबसे रिसेंट में मिला है 2023 में। सबसे रिसेंट में यही 2023 में मिला है, जो कि पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण। आगे याद रखो, सिलाव खाजा। सिलाव खाजा, खाजा समझते हो? कहाँ है? नालंदा याद रखो। उसके बाद याद रखना है मगही पान। मगही पान पूरा मगध में, ठीक है? और बताओ? मरचा चावल, कतरनी चावल। कतरनी, कतरनी चावल ये कहाँ मिलता है? हाँ बताओ। पता है नहीं, खाली हल्ला हल्ला करता है तुम लोग, ठीक है? दो बता देना। मधुबनी पेंटिंग को मिला है जी टैग? नहीं, मधुबनी दिखा रहा है, नहीं दिखाएगा उसको? दिखा रहा है? कब मिला है, रिसेंट दिखाओ। अभी एक्सपेक्टेड कौन कौन सा है बताता हूं मैं, जो मिलना चाहिए। एक हाजीपुर के केला को जरूर मिलना चाहिए। ये पूरे देश में सबसे अधिक जो है वो मीठा माना जाता है ना? बाकी जगह जो साउथ के केले होते हैं वो तो एकदम से मतलब खाली बस पेट भरने वाला है। उसके अलावा गया के तिलकुट को मिलना चाहिए यार। पूरा देश में सबसे अधिक प्रचलित है जो गया का तिलकुट है। अभी से 10 वर्ष पहले केवल और केवल गया में तिलकुट बनता था, समझ में आया? अब तो धीरे धीरे सब जगह बनाना शुरू कर दिया है, वही कारीगर हर जगह पर चला गया। तो गया में जो है एक तिलकुट का दुकान है जिसका नाम है श्री राम तिलकुट भंडार, जानते हो ना? देश छोड़ो विदेश से वहां ऑर्डर आता है। कहा? श्री राम तिलकुट। एक बार हम भी गए थे वहां पे खरीदने के लिए बहुत पहले। अब उसके अगल बगल में मिलता जुलता दुकान इतना खोले हुए है। ओरिजिनल वाला तो श्री राम तिलकुट भंडार, बगल में श्री 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 राम तिलकुट भंडार, श्री श्री 108 श्री राम तिलकुट भंडार, असली श्री राम तिलकुट भंडार, ठीक है? सबसे प्राचीन श्री राम तिलकुट भंडार। और उसके बाद तो है बगल में भी लिखा हुआ है नकलों से सावधान, और भी नकली दुकान में। नकली दुकान में ही, ठीक है? नकली दुकान में ही लिखा हुआ है नकली दुकान से सावधान। बात समझ में आ रहा? हम गए देख के कंफ्यूज, 4 दुकान इधर भी श्री राम तिलकुट भंडार, 4 इधर भी। हम अपना दिमाग लगाए फिर कि सबसे लंबा लाइन किस में है। देखिए कि एक में 400 लोगों का लंबा लाइन लगा हुआ है। हम समझे यही ओरिजिनल वाला है, हमको नहीं पता है, बाकी लोग तो पता होगा ना कम से कम। समझ में आए कि नहीं? तो इतना भीड़ रहता है वहां पर, तो तिलकुट को भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? तिलकुट को, और यहाँ पर क्या बोला आपने, जैसे हाजीपुर का केला को, और कुछ यूनिक चीज देखो। किसी भी जो है ना प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग कब मिलता है? कोई स्पेसिफिक जगह पर, है ना, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट होना चाहिए जो हर एक जगह पर उपलब्ध नहीं है, और विशिष्ट पहचान उसको नहीं मिला है तब, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग।
चलिए तो आगे देखिए इसमें क्या है। फल, बिहार में जो है आम होता है, लीची, केला, अमरूद, पपीता, ये कॉमन ही है, हर जगह पे लगभग होगा। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक क्या होता है? केला होता है। बताओ कौन से जिला में, कोई बताओ। भागलपुर, वैशाली, यही पता है। खाली चाय चाय करना है खाली। मधेपुरा में सबसे ज्यादा होता है। समझ में आया? सबसे ज्यादा केला कहाँ होता है? तुम लोग तुरंत लगने लगा यहाँ वहां। अरे हाजीपुर का केला स्पेशल है। ऐसा थोड़े नहीं कि सबसे ज्यादा वहीं पर होता है। उसको बोलते चिनिया केला। बहुत मीठा रहता है इसलिए। ठीक है। चाय सबसे अधिक कहाँ होता है? ठीक है। और इसके अलावा चाय होता है पूर्णिया, अररिया तथा। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? जूट सबसे अधिक पूर्णिया में। इसीलिए जूट पार्क भी बनाया गया है यहाँ पे, है ना। पूर्णिया में क्या है? तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मरांग, मरंगा। चलो तुम लोग वहां के लोग बोल रहे हो तो बता देते हैं भाई। मरंगा में पूर्णिया जूट पार्क बना है ना, इसका नाम ही है पूर्णिया जूट पार्क। चलो तंबाकू। तंबाकू जो है बिहार में खूब होता है और गंडक नदी के पूर्वी सीमा पर की जाती है, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सबसे मेन याद रखना वैशाली। ठीक है। वैशाली। ठीक है। समस्तीपुर, सबसे ज्यादा वैशाली में होता है जी तंबाकू। वैशाली में याद रखना है, वैशाली के अलावा याद रखना है आपको दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के क्षेत्र में। ठीक है। तो तंबाकू से संबंधित उद्योग भी हमने बताया था बिहार में। ठीक है। बिहार में जैविक कृषि, और यहां पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 रोड मैप है। कितने हैं? कितने रोड मैप है? 3। अब जो है चौथा वाला जो है इसमें लागू हुआ है, तो 3 आपको बेसिकली याद रखना है, जिसमें तीसरा जो है वो तीसरा रोड मैप है, जिसमें कि जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। जैविक खेती क्या होता है? मतलब बिना फर्टिलाइजर का उपयोग किए हुए खेती करना। उसमें जो है नेचुरल फर्टिलाइजर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर सड़ा गला चीज है, उसी को जो है वो खेत में डालना। कहीं पर यूरिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पोटास का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? लेकिन ये संभव नहीं है। जिस हिसाब से बिहार का पॉपुलेशन है, जब तक हाइब्रिड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और जब तक जो है उर्वरक फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी पेट भरने वाला किसी का। समझ में आया कि नहीं आया? इतना अधिक पॉपुलेशन है, कहां से संभव है? पूरे बिहार, पूरे देश में सबसे अधिक जो है पॉपुलेशन का डेंसिटी कहाँ है? गया में। अरे पूरे देश की जब बात कर रहे हैं तो कहाँ है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1106 लोग हैं। बिहार में सबसे ज्यादा है शिवहर में। कहाँ है? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे कम जो है वो कैमूर में है, 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कल आपका 2-3 टॉपिक होगा, बिहार का आर्ट एंड कल्चर, बिहार जनगणना, पर्यटन और बिहार विभूतियां। समझ में आया कि नहीं आया? ये टॉपिक कल कवर होगा। बिहार सरकार की योजनाएं एग्जाम से पहले हम यूट्यूब पे करा देंगे यार आप लोगों को। ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स के सेक्शन को थोड़ा कल डिस्कस कर लेंगे, हालांकि कुछ मिले हुए हिस्से जो थे जैसे उद्योग में तो कंसिडर हो ही गया। ठीक है। अब देखो प्रश्न प्रीलिम्स में जो है बिहार इकोनॉमिक्स अगर आएगा तो केवल करंट अफेयर का आएगा। स्टैटिक प्रश्न कभी पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है। करेंट अफेयर्स के ही सेक्शन में वो आते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा जो आता है वहीं से 1 से 2 प्रश्न फिक्स है। ठीक है। सेक्टर को डिस्कस कर देंगे कल। ठीक है। जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हाँ, परीक्षा से पहले उसे होगा, एग्जाम से पहले जो हो रहा है पहले उसको नहीं करना है। बताइए ये कब होगा सर, वो कब होगा, इसी का टेंशन तुम लोग को ज्यादा रहता है। चलो, वन्य संपदा तो कल हमने बता दिया है आप लोगों को। ठीक है। यहां से कंप्लीट हो गया सभी को? बताओ जल्दी, फसल कंप्लीट हुआ? आगे बढ़े हम लोग? चलो। नहीं, वो तो आपका नोट्स मिल गया। एक मिला है अभी। अभी एक और मिलने वाला है, तुरंत ही मिलेगा। सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हम पहले ही बोल करके आए कि क्लास में मिल जाना चाहिए सभी।
इसमें क्या दिया हुआ जो मिला आप लोग को? हाँ, क्वालिटी वाला मिला है। चार खाद्यान्न फसल में सबसे पहला नंबर पर कौन सा है? धान। उसके बाद गेहूं के बाद मक्का के बाद सबसे अधिक धान कहाँ? सबसे अधिक गेहूं, सबसे अधिक मक्का कटिहार। सबसे ज्यादा मक्का कहाँ होता है? कटिहार। सबसे अधिक दाल पटना में। आकाश को एक फाइल भेजा हूं। हाँ, आकाश को। ठीक है। सबसे अधिक दाल कहाँ पे? पटना में। बहुत बढ़िया। चलो, सबसे अधिक चाय की खेती? हाँ। सबसे अधिक जूट की खेती? मखाना। मिथिला क्षेत्र में दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इन सभी जिलों में मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना को तो जीआई टैग सबसे रिसेंट मिला है, जो कि मरचा चावल को। किसको मिला है? सबसे रिसेंट में जो मिला है जीआई टैग, वो कब मिला है? 2023 में। तो फसल से ये बातें याद रखना है। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत लोग जो है वो ये कृषि पर आश्रित है? बिहार के कितने प्रतिशत मिट्टियां जलोढ़ है? 95। मिला फाइल? लगाना उसको। तो अभी हम लोग जो है, अभी कुछ बचे हुए जो टॉपिक है ज्योग्राफी में, जैसे बिहार परिवहन, ठीक है, परिवहन को कंप्लीट करेंगे, आपदा प्रबंधन को, डिजास्टर को करेंगे कंप्लीट, उसके बाद ज्योग्राफी को ओवर करने वाले हैं। ठीक है, दो ही टॉपिक बचा है आप लोगों का, और तो कोई नहीं है ज्योग्राफी में। और हाँ, अब कहाँ बचा जी? अब उसके बाद का ढूंढ के निकालोगे। देखो, एक लाइन ये नहीं पढ़ा है, अपने से नहीं पढ़ोगे। बताओ। बिहार परिवहन को, आपदा प्रबंधन को अभी कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद दूसरा शिफ्ट जो होगा उसमें बिहार पॉलिटी को देखेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा में बिहार पॉलिटी। जनगणना कल के लिए बताए तो कल 4 टॉपिक कवर करेंगे। बिहार जनगणना, बिहार आर्ट एंड कल्चर, बिहार विभूतियां और बिहार पर्यटन। दो दो शिफ्ट में कल क्लास होगा ना, 2-2 घंटे का। पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोग को। हाँ, पीडीएफ आज 2 मिलेगा। आज 2 मिलेगा, और उसके बाद जो है कल मिलेगा नहीं। टूरिज्म कल होगा, और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज भी कल हो जाएगा। ठीक है, जनगणना भी कल। समझ में आई कि नहीं? बिहार पॉलिटी तो आज ही आपका हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर कल 4 टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक है वो सब। सर ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन में मिलेगा। ऑनलाइन भी अपलोड कर दीजिएगा पीडीएफ को। ठीक है, आकाश से लेकर के उसको। हाँ, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट बिहार में कैसा है जरा देखा जाए। कौन कौन सा जो है हम लोगों के साथ में आपदा आता है ना?
भूकंप या बाढ़। हाँ, पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ ही नहीं रहे हो। ये होगा कब होगा वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है बैठो। हद है, ये कब होगा वो कब होगा। जो ये जब ये नहीं पढ़ा रहे थे तो यही करवाना है। हाँ, अगर जो मन में जो पूछ रहे तुम लोग बताओ, इसीलिए तुम लोग कहते हैं जब पढ़ना है वो नहीं। जब ये नहीं पढ़ा रहे थे तो कल कह रहे थे सर ये कब पढ़ाओगे। अरे एक एक करके ही सबको बताएंगे ना। पढ़ना कम है और उसके बाद अगर देखा जाए तो बदमाशी केवल ज्यादा। सबसे बड़ा डिजास्टर अगर कहा जाए बिहार में तो वो है बाढ़ का आना, है ना, फ्लड्स। और अगर बाढ़ कहा जाए तो बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ प्रभावित है। 38 में से कितना? 38 में से 28 जिले, 38 जो है ना, इसमें से कितना? 28 आउट ऑफ 38, जिसमें कि 15 जिले ऐसे हैं कि जिसमें सबसे अधिक बाढ़ आता है। 13 जिले ऐसे हैं जिसमें कि बाढ़ की संभावना कम रहती है। जैसे भागलपुर, जो बच्चे कह रहे थे कि बाढ़ आ गया, तो कम बाढ़ वाला हिस्सा है भागलपुर। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का 16.5% है। गंगा का उत्तर, लेकिन दक्षिण उत्तर पश्चिम को छोड़ करके, मतलब चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण और सिवान, इन हिस्से को छोड़ करके बाकी हिस्से में। ये सब समझ में आता है कि नहीं आता, ये बताओ पहले हमको। हाँ, मिट्टी में पढ़ाए थे, नदी में भी पढ़ाए थे कि इस हिस्से में बाढ़ नहीं आएगा। उत्तर बिहार में भी, जो यहाँ का जैसे पश्चिम चंपारण का जिला है, और उसके बाद गोपालगंज, सिवान, और यहां पर बाढ़ नहीं आएगा। अभी तो यहाँ का मिट्टी पुराना हो गया था ना, याद आया। बाकी पूरा उत्तर बिहार के लगभग हिस्से में बाढ़ आएगा। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार में सूखा आता है। सूखा जैसे ही कहेगा तो दक्षिण, समझ में आया कि नहीं आया? सूखा कहेगा तो किधर, बाढ़ कहेगा तो पूरा उत्तर में। किस हिस्से को छोड़ करके? नॉर्थ वेस्ट को छोड़ करके, है ना, जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा है उसको छोड़ करके। सूखा के बाद क्या आता है? भूकंप आता है, चक्रवात यानी साइक्लोन, और लू भी यहां पर बिहार में आता है। मतलब ऐसी आपदा देखने को तो गर्मी के दिन में जब लू आएगा तो रोज पेपर में देगा आज 40 लोग बेहोश। दो चार, सब के सब थोड़े मर जाता है। 40 लोग बेहोश, 4 मरे, ऐसा लिखा नहीं रहता। सूबे में सर्वाधिक गर्मी, लू के चपेट में 40 लोग, जिसमें 4 मरे। समझ में आया? ऐसे लिखा हो नहीं रहता है। डीएम ने दिया आदेश घर से बाहर नहीं निकलो, लेकिन क्रिकेट खेलने वाले बच्चे निकलेंगे। कोई निकले चाहे नहीं, क्रिकेट तो भाई चलते रहेगा। तो बाढ़ आने का कारण क्या क्या है, ध्यान से देखना। जल प्रबंधन का अभाव, ये सबसे मेन रीजन है। मतलब वाटर का जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है। पानी आ रहा है, कहां जा रहा है पता ही नहीं है। कोसी नदी के आसपास में जितने भी गांव हैं सब इसीलिए तो चपेट में आ रहा है। पानी का कोई मैनेजमेंट। बरसात भी 2 महीने से अधिक रहता है बिहार में, ठीक है। उत्तर बिहार की नदियों में बरसात में पानी भी अधिक होता है। कई जगह पर जो है बांध जो है वो भी टूट जाता है। सूखा, मानसून की अनिश्चितता तथा जल में अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होता है साउथ बिहार में। बिहार के लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है, जिसमें दक्षिण बिहार सबसे अधिक सूखा पड़ेगा, जो कि दक्षिण में औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है, अरवल, जहानाबाद। समझ में आया? अरे मैप पर ये सब चीज को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? ये सब उत्तर बिहार में है ना? किधर है? यस सर बोलने वाले कितने हैं वो भी देख रहे थे। तो सूखा कहाँ आएगा? आपको एग्जाम्पल हमने दिया था ना, उत्तर बिहार सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित।
दक्षिण बिहार सबसे अधिक और मध्य बिहार सबसे अधिक पुल गिरने से प्रभावित। अरे ये भी तो आपदा हुआ कि नहीं, हमारे लिए हुआ। चलते चलते पुल गिर जा रहा है, बताओ। शादी वाला कहानी केवल तुमको याद है। तो सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे, है ना, सिंचाई फव्वारा, ये सब कितना सफल होगा। ऊपर से पानी फेंकना, ये सब कितना सफल होगा। चलो भूकंप को देखते हैं हम लोग। केवल रोहतास बचे हुए हैं और रोहतास के आसपास के कुछ हिस्से, जो कि सोन नहर के कारण। समझ में आया कि नहीं। अगर सोन नहर नहीं होता तो दक्षिण में अकाल जैसी स्थिति प्रत्येक वर्ष आता। अगर सोन नहर नहीं होता, क्योंकि एक तरफ बक्सर और भोजपुर की तरफ पानी चला जाता है और इधर थोड़ा गया में भी आ जाता है, अरवल में भी और औरंगाबाद में भी। सोन नहर का पानी गया में भी पहुंच रहा है, बहुत अधिक नहीं है, औरंगाबाद में अधिक है और अरवल में अधिक है। तो ये नहर के होने के कारण भी भूकंप जो है बिहार के भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के नजदीक होने के कारण में होता है। जो हिमालय के सबसे नजदीक है उधर भूकंप अधिक आएगा। तो जैसे कृषि जलवायु क्षेत्र हमने बताया था, उसी प्रकार से भूकंप को लेकर के, अर्थक्वेक को लेकर के जोन बनाया गया है कि कौन कौन से हिस्से में कितना ज्यादा भूकंप आएगा। और वो जोन में नंबरिंग है 5, 4 और 3। 3 नंबर का जोन है, 4 नंबर का जोन है, और जैसे हम एग्रीकल्चर को लेकर के बताए थे ना कि 4 जोन थे। कितने थे? 1, 2, 3 का ए, 3 का बी। समझ में आया। सबसे अधिक जो है किस में बाढ़ आता था? जोन दूसरा में। इसको बताने के चक्कर में उसको मत भूल जाना। कितना जोन था जी? ये कौन सा था? जोन 2 था यहाँ पे, और यहाँ बताओ सबसे अधिक जो है फ्लड, बाढ़ कहाँ आएगा? जोन 2 में ही आएगा ना। कारण क्या है कि ये उत्तर पूर्व हिस्सा है, किशनगंज का हिस्सा है। तो यहां भूकंप में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएगा तुमसे कि सबसे ज्यादा भूकंप कौन सा जोन में आता है, पूछा था। कितना जोन है इसमें? 3, 4 और 3, 4 और। तो चारों जोन को देखो एक करके। सबसे पहला देखेंगे जोन 5, जहां सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना। समझ में आया। तो हिमालय के जो सबसे नजदीक है वो भूकंप 5 होगा, मतलब ये जोन 5। और इसमें कौन कौन सा है? किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। सब जो है सब के सब नजदीक है कि नहीं नजदीक है? किसके नजदीक है? बिहार में भूकंप का ज्यादा आना मतलब हिमालय के सबसे, जितना हिमालय के नजदीक होगा जिले उतना अधिक भूकंप यहां पर। तो जो जोन 5 है वो सबसे अधिक जो है डेंजर जोन है। सबसे ज्यादा भूकंप यही पर आएगा ना। अर्थक्वेक सबसे ज्यादा कहां आएगा? जोन कौन था? 5 में। जोन 4 जिसमें कि मध्यम प्रबलता, मतलब कि बहुत अधिक भी नहीं बहुत कम भी नहीं। तो इसमें जो जोन में देखा जाए तो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। तो बिहार के मैप में सीधा देखो, जहां जिस क्षेत्र में बाढ़ कम आ रहा था ये जनरली वही वाला हिस्सा है, दिख रहा है। इस हिस्से में जो है भूकंप कम आ रहा है। जोन 3 निम्न प्रबलता, तो इसमें जितने भी दक्षिण के जिले जनरली होंगे वही होंगे। गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। और बताओ कितना जोन टोटल? बताओ। 3 जोन। सबसे ज्यादा भूकंप कौन से जोन में? सबसे कम किसमें? सबसे कम जोन 3 मतलब कि दक्षिण बिहार। सबसे इस बिहार का ही तो ये जोन बांटा हुआ है। पूरा बिहार अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में तो शायद मध्यम में आएगा, आई गेस सो। 4 में आता है। तो 4 क्या है? ठीक समझ में आया। तो हमने हालांकि ये भी जो है एक्चुअल में जो बताया है ये अनुमान के तौर पर ही बताया है। ज्योग्राफी वाले ये आपके जो अजीत सर है वो इसमें उनके साथ में डिस्कस करिए इन सब चीजों को, है ना। तो मध्यम ही आएगा मेरे हिसाब से। तो बिहार में अगर देखा जाए तो 3 जोन में, कितने जोन में? सबसे कम जोन तीसरा और सबसे ज्यादा जोन
तो जितना दूर रहेगा हिमालय से उतना कम जो है भूकंप आएगा। तो दक्षिण बिहार में भूकंप कम की ज्यादा। अरे हमको कहा है भूकंप आ रहा है, बोलो तुम लोग भी। सबसे कम भूकंप किधर आएगा और सबसे अधिक उत्तर, और उत्तर में भी उत्तर पूर्व में ज्यादा रहेगा, है ना। उत्तर पश्चिम में थोड़ा सा ये कम रहे। चलो आगे देखो। साइक्लोन के कारण, चक्रवात के कारण भी बिहार में कुछ मुश्किलें आएगा। और ये चक्रवात जनरली आता है बंगाल की खाड़ी से। कहां से आता है? बंगाल की बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन आता है। तो आंधी तूफान, तो आंधी तूफान में कहीं पेड़ गिर गया किसी गाड़ी के ऊपर तो आदमी मर गया। आपदा का मतलब तो यही होगा ना कि जो देखो आपदा का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बस में नहीं हो। प्रकृति के कारण जो है, जो भी आपदा आ रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, उसी को तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। भूकंप हमारे बस में है, बाढ़ है कुछ हद तक है, कुछ नहीं है। साइक्लोन आना हमारे बस में है, हम चाहेंगे तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। तो ये बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन आता है। ये वही लाइन लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल से। अब सबसे पहले इसमें भी मिलेगा जो बिहार के पूर्वी जिले ही मिलेंगे, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर। ये सब समझ में आता है जी? अरे इधर बंगाल से आएगा तो सबसे पहले यही मिलेगा ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उत्तर बिहार में, यहाँ पूर्वी बिहार में ज्यादा साइक्लोन आएगा कि पश्चिम बिहार में? सबसे अधिक किधर आएगा? बंगाल की खाड़ी के नजदीक जो पकड़ाएगा वही सबसे पहले। घसीटा तो नहीं ना रहे हो तुम लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ बताओ। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो, रिवीजन करवाएं फिर हम। सबसे अधिक चक्रवात साइक्लोन किधर आएगा, पूरब में कि पश्चिम में? क्यों आएगा पूरब में? बंगाल की खाड़ी के, बताओ भूकंप कहां आएगा ज्यादा? हाँ? एक बच्चे का प्रश्न पहुंचते पहुंचते बहुत लेट होगा कि बिहार में भूकंप का टॉपिक नहीं पढ़ाया है सर। टॉपिक उसका पीछे से आगे जो है चीट पहुंचते पहुंचते टॉपिक होने लग गया है। समझ में? थोड़ा सा पेशेंस रखोगे सब हो जाएगा, ठीक है। तो भूकंप जो है सबसे अधिक पांचवा जोन में। कौन सा जोन में? जो हिमालय का सबसे नजदीक रहेगा बिहार में भूकंप वहीं सबसे, और जितना दूर रहेगा वहां भूकंप सबसे। सबसे अधिक बाढ़ किधर आएगा? उत्तर बिहार में। वो भी याद रखो, जो हिमालय के नजदीक होगा वहीं बाढ़ ज्यादा आएगा, और गंगा के दक्षिण, हिमालय से जितना दूर वहां पे बाढ़ कम। कारण क्या है कि पठारी नदी आ रहा है दक्षिण में, ठीक है। साइक्लोन सबसे ज्यादा पूरब में। आगे देखो परिवहन। देखो अब आप लोग परिवहन का टॉपिक। अब जनरली समझिए, किसी भी राज्य का या देश की बात करेंगे तो जनरली जो है सबसे मेन तीन प्रकार का परिवहन होता है, ठीक है। एक जो सबसे पहला होता है सड़क परिवहन। क्या होता है? सड़क परिवहन, है ना, सड़क पे चलने वाला। दूसरा होता है वायु परिवहन। क्या होता है? और तीसरा जो होता है रेल परिवहन। रेल परिवहन। बिहार में एक और है जो कि रज्जू मार्ग है। समझ में आता है क्या होता है? ये तीन समझ गया होगा। राजगीर गए हो कभी? जो शांति स्तूप है उस पर देखिएगा ना, रोपवे लगा हुआ नीचे से ऊपर जाने का, लगा हुआ है। तो बिहार के बांका में भी ऐसा अभी लगने वाला है या लग गया है शायद। जो मंदार पर्वत है ना, मंदार पर्वत, तो ये भी जो है एक मार्ग होता है जो कि बिहार में है। हाँ, जल परिवहन नहीं लिखा? चलो एक और लिखना यहाँ पे, जल परिवहन। इसमें सबसे संपन्न बिहार में है सड़क परिवहन। कहाँ है, क्या है? और उसके बाद वायु, और तब फिर जल, और एक जो आपको मिलेगा इसमें रज्जू मार्ग। तो इसको चौथे नंबर पे करो और इसको पांचवें नंबर पे। बताओ क्या? नहीं, ये जनरली जो ये होता है, क्या बोला तुमने? जिप लाइन। रोप वे तो वो मतलब वो प्रॉपर वे को बोलते हैं ना जाने का। इसको एक बार गूगल करके चेक करो, रज्जू मार्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं।
चलो इन तीनों को देखते हैं पहले, है ना। बिहार में सबसे अधिक जो है सड़क का नेटवर्क है, तो सबसे अधिक सड़क का नेटवर्क है तो इसमें देखा जाए तो नेशनल हाईवे मिलेगा, स्टेट हाईवे मिलेगा और जिला का जो है वो आपका पथ मिलेगा। 3 प्रकार के सड़क आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, दूसरा स्टेट हाईवे जो राजकीय राजमार्ग होता है, जिसको प्रांतीय राजमार्ग भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। नेशनल हाईवे क्या होता है, वो सड़क जो कि सभी राज्यों को जो है वो राजधानी से जोड़ेगा। बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए यहां बिहार है, वो मार्ग जो सभी राज्यों को राजधानी से जोड़ने वाला है उसी को कहेंगे आप लोग नेशनल हाईवे। क्या कहेंगे, वह सड़क जो प्रत्येक राज्यों को किससे जोड़ेगा, देश के राजधानी यानी कैपिटल से जोड़ेगा। उसी प्रकार से हाँ यस ठीक है, तो जो प्रत्येक राज्य को किससे जोड़ेगा, जो स्टेट को कैपिटल, जो नेशनल कैपिटल से जोड़ता है उसको कहेंगे नेशनल हाईवे। और अगर बिहार में भी कहा जाए तो यही बात है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को जो वहां के राज्य के कैपिटल से जोड़ेगा जो मार्ग, उसी को कहेंगे स्टेट हाईवे। क्या कहेंगे, तो बिहार के प्रत्येक जिलों से जो पटना के तरफ रोड जाता है उसको कहेंगे स्टेट हाईवे। क्या कहते हैं, प्रत्येक रोड नहीं होगा, समझ में आ रहा है। आपके गांव में जो रोड है वो जरूरी नहीं कि स्टेट हाईवे बन गया। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है जी। नेशनल हाईवे का काम क्या है बताओ, राज्यों को राजधानी से जोड़ती है, राजधानी से जोड़ती है। दूसरा स्टेट हाईवे, ठीक है, जिलों को राजधानी से जोड़ती है। तो जब जिला लिख दिया है तो राज्य की राजधानी, और जब राज्य लिख दिया है तो ऑब्वियस सी बात है वही होगा ना। जब यहां राज्य लिखेंगे तो देश की राजधानी से जोड़ेगा, और जब जिला लिखेंगे तो राज्य की। उसी प्रकार से जो जिला पथ होता है, ठीक है, जो जिला पथ होता है, ये जिला पथ का काम क्या होता है, सभी गांव को या ग्राम पंचायत को, गांव या ग्राम पंचायत को, ठीक है, शहर से जोड़ेगा। बात समझ में आया। अरे आपके जैसे मान लीजिए कि गांव में रोड है तो कहाँ जाता है, अगर शहर तक जाता है केवल, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जिला पथ। क्या बोलेंगे उसको। दूसरा जो है उसमें स्टेट हाईवे जो सभी जिलों को जोड़ेगा कहां तक, राज्य की राजधानी तक। और तीसरा जो है आपका नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि प्रत्येक राज्यों को जोड़ेगा किससे। अब एनएच एसएच दोनों में फर्क समझ में आया। हाँ, एनएच मतलब नेशनल, वो सीधे कहां तक जाएगा, दिल्ली तक। कहां तक जाएगा। और अगर राज्य में एसएच कहीं पर लिखा हुआ है तो कहां तक जाएगा, रोड के किनारे लिखा नहीं रहता है, रोड के किनारे लिखा हुआ नहीं रहता है एसएच, और लिखा हुआ रहेगा उसमें कि इतना किलोमीटर यहाँ के लिए नहीं रहता है जी, नंबर दिया हुआ रहता है कि नहीं रहता है। और कहीं पे एनएच लिखा हुआ है मतलब वो समझ लो दिल्ली तक रोड जाएगा। हाँ, जोड़ना ही है उसको। हाँ, तो वो आपके जो भारतमाला जो परियोजना है ना उसके तहत वो घूर करके फिर वहीं आता है। उसमें आप देखोगे अलग अलग जो उसमें बना हुआ है इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। कोई मान लीजिए यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां, फिर वहां से वहीं पहुंच जाएगा। वो कनेक्टेड होना ही होना है, नेशनल हाईवे रहेगा, डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाएगा, वो बात अलग है। अब ऐसा थोड़े नहीं कि आप चेन्नई में बैठे हुए हैं तो एक ही रोड को तुरंत पकड़े और दिल्ली पहुंच गए। साउथ में है ना, हो सकता है कई नेशनल हाईवे आपको चेंज करना पड़ जाए, नेशनल हाईवे की संख्या आपको कई बार चेंज करना पड़ जाए, लेकिन इसका मेन यही होता है। तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष जो है बढ़ते घटते रहेगा। समझ में आया? अभी का जो घटते इन द सेंस ये हो गया यहाँ पर कि घटना नहीं बढ़ना ही है केवल। तो बिहार में अगर देखा जाए अभी 5969 किलोमीटर है, और इस बार के बजट में नेशनल हाईवे जो है बहुत अधिक बिहार में बढ़ने वाला है। अभी जो बजट मिला है उसमें नेशनल हाईवे की संख्या, स्टेट हाईवे कितना किलोमीटर है, 3638 किलोमीटर है। और अगर जो है अगर यहाँ पर जिला पथ की बात किया जाए, एमडीआर की बात किया जाए, तो इसमें जो है 16,181 किलोमीटर ये आपका जिला का पथ है।
समझ में आया जी? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और साथ साथ में जिला का पथ, MDR। अब देखो ये सब डेटा बदल रहा है। चलो अब रेल परिवहन देखना इसमें। एक बात याद रखना कि नेशनल हाईवे जो बिहार में सबसे अधिक है वो पटना में ही है। मतलब लेंथ अगर देखा जाए नेशनल हाईवे का लेंथ, नेशनल हाईवे का जो मैक्सिमम है वो कहाँ है बताओ? मैक्सिमम जो है वो पटना में है। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे का जो लेंथ है वो बिहार का जो कैपिटल है यानी कि पटना में ही है। रेल परिवहन को देखा जाए, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में हुआ था। 1860 सबसे पहली बार जो बिहार में ट्रेन चलने का शुरुआत है कब हुआ है? 1800। इवन की भारत में बिहार में वायुयान की शुरुआत भी लगभग इसी समय हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार से रेल के विषय में हम कह रहे हैं। तो ये जो है हावड़ा से लेकर के मुगल सराय रेल मार्ग हुआ था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इस तरफ देखा जाए तो आपका है ना बंगाल, और बंगाल से लेकर के इधर उत्तर प्रदेश, आखिर में मुगल सराय इधर ही मिलेगा ना, मुगल सराय इधर मिलेगा और इधर आपका जो है बंगाल। तो बिहार से पार होकर के ही जाएगा कि नहीं? मैप में ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरफ बंगाल है और इधर इधर आपको दिख रहा है जो मुगल सराय, तो बीच से बिहार हो गया। तो सबसे पहली बार शुरुआत कब हो रहा है? 1800। पहली बार कब हो रहा है? बिहार में कुछ रेल क्षेत्र है जिसमें कि सोनपुर मंडल है, दानापुर, समस्तीपुर, और कितने रेल मंडल है बिहार में? कितने रेल मंडल है? पहला कौन सा? दूसरा समस्तीपुर और सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, मुख्यालय केवल एक जगह हाजीपुर में। भारतीय रेलवे के 19 रेलवे जोन में एकमात्र रेलवे जोन है जो कौन सा है? पूर्व मध्य रेलवे जोन है जो कि हाजीपुर में है। कहाँ है? टोटल रेलवे में कितना जोन है? 19। कितना? जिसमें बिहार में जो है एकमात्र जगह कहां पर बताओ? बिहार में रेलवे जोन कहां है? कौन सा? पूर्व मध्य रेलवे का। कौन सा? पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका कि हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो मिलेगा कहां पे? हाजीपुर में। उसके अलावा पटना मेट्रो रेल परियोजना, तो इसका शुरुआत किया गया था, शिलान्यास किया गया था 17 फरवरी 2000। इसका PDF मिला जी आप लोग को? देखो आकाश, एक और PDF इन लोगों को दिया जाए, अभी तक नहीं मिला है। प्रिंट आउट हो रहा है क्या अभी? वो बोले तो आ गया वो। ठीक है, शुरुआत कब हुआ है पटना मेट्रो का? 17 फरवरी 2000। किसके द्वारा? तो उस समय प्लान किया गया था कि 2024 तक इसको एकदम शुरू कर दिया जाना है। 25 हुआ नहीं अभी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि 24 में शुरू हो पाएगा। लग रहा था कि होगा, लेकिन अब जो है लग रहा है कि नहीं होगा। यह अनुमान था कि 2024 तक इसको शुरू कर देना है, लेकिन शुरू इसके लिए आपको याद रखना है, इसके लिए लोन लिया गया है जापान से। जो यहां पर मेट्रो बन रहा है ना, उसका 80% लोन है जो कि जापान से लिया गया है। कहां से? पटना मेट्रो ट्रेन जो बन रहा है, लोन कहां से लिया गया है? टोटल लगभग इसमें जो है 80 नहीं, लगभग 60 से 80%, 60% व्यय सुलभ ऋण के रूप में जापान से लिया गया है। जबकि इसमें कुछ जो है 60% होगा जी। ठीक है, 60% जापान से, और इसमें कुछ राज्य की सरकार जो है और कुछ जो है इसमें केंद्र की सरकार, दोनों मिलकर के 40% में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के 40% पैसा दे रहा है, बाकी 60% लोन में। तो यहां जब यात्री जब यहां अपना सफर करना शुरू करेंगे तो वापस जो है इसी लोन का भरपाई किया जाएगा लेकर के। नहीं, सरकार इतना पैसा नहीं देता, वो भी तो सोचता है ना कई बार इस बार सारा बजट यही ना खत्म हो जाए।
समझ में आया कि नहीं? आपके लिए सुविधा तो दे दिया। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में जो 5 जगह पर टोटल बन रहा है, यहां पर 4 और जगह पे बनेंगे। कहां कहां? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया में। तो इन क्षेत्र में जो बनेगा अगर यहां पर मेट्रो ट्रेन, तो आपको क्या लगता है सारा पैसा सरकार दे देगा? फिर लोन दे देगा, ये लोन चलते रहेगा अगला सरकार तक के। समझ में आएगी नहीं? 2-3 बार सरकार बदली हो जाएगा, तब तक ये लोन जाते ही रहेगा। जो यहाँ के यात्री इससे सफर करेंगे, यही पैसा तो भरा जाएगा बाद में। मतलब इतना खर्च थोड़े होता है, जितना लोग सफर कर रहे हैं इतना थोड़े ना खर्च होता है यहाँ पर मेट्रो को संचालित करने में, उससे कम होता है। तो जो वही पैसा बचेगा वो सब लोन में भरा जाएगा। जापान को भी फायदा है, उसके पास पैसा है, दे रहा है, उसको भी अधिक लाभ मिलेगा। पैसा लेकर के भाग तो नहीं सकते हो ना कहीं पे, सरकार का पैसा कहीं भागता नहीं है। हो सकता है अगर अंतिम स्थिति अगर बना तो आपका जमीन को वो रख लेगा। श्रीलंका को देखे, चाइना पैसा दिया था कि नहीं दिया था, और जब पैसा वापस नहीं कर पाया तो श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। तो कोई भी जो है ना, बगल का देश हमेशा चाहता है कि अगर उसके पास संपन्नता है, प्रोस्पेरिटी है, तो बगल वाले को पैसा जरूर दे। बस समझ में आया कि नहीं? पैसा लो और वापस अगर नहीं दे पाओगे तो यही जमीन पर हमारा कब्जा हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमसे पैसा ले। समझ में आया कि नहीं यार? इस बात का पूरा भरोसा है कि वो पैसा वापस नहीं कर पाएगा। भरोसा नहीं, 100% नहीं, 200%। चाइना से पैसा लिया है ना, और कर्ज इतना अधिक बढ़ गया है कि जो अभी पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे वहां पे, कौन थे? अरे क्रिकेटर कौन थे? इमरान खान। और वो बार बार बोल रहे थे बहुत मुश्किल मसला नहीं है जी, इसको हम लोग निपटारा कर सकते हैं अगर पूरे पाकिस्तान के सभी आवाम यहां का सोचे, अपना जो है योगदान दे। हमने डरना नहीं है। बेचारे को खुद ही प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ गया। वहां के तो प्रधानमंत्री ही अलग अलग है। एक नवाज शरीफ खुद जेल में, इमरान खान खुद ही जेल में, प्रधानमंत्री ही जेल में जा रहा है। बताओ जनता क्या करेगा वहां का? कभी भी खत्म होने वाला पाकिस्तान का लोन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वायु परिवहन देखना इसमें, बिहार में वायु परिवहन 1960 में शुरू हुआ है। कब हुआ है? उधर भी जूम कर देंगे, टेंशन मत लेना, दोनों तरफ बता देंगे। बिहार में वायु परिवहन कब शुरू हुआ है? 1960 में। आम नागरिक के लिए केवल जो है 3 जगह पर यहां पर चल रहा है, एक पटना, गया और दरभंगा। ठीक है, कोई आम नागरिक अगर ट्रेवल कर सकता है तो 3 जगह से कर सकता है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? दूसरा में गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और तीसरा दरभंगा हवाई अड्डा। जो कि जितने भी हवाई अड्डा दिख रहे इसमें से केवल 3 एयरपोर्ट ऐसा है जो कि आम नागरिकों के लिए यहां पर वायु परिवहन के लिए मौजूद है। कितने? बिहार में टोटल 2 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट है। कहां कहां बताओ? पटना और तो पटना में बहुत लंबे अरसे से बंद था अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो है ना यान, अभी जो है वापस दोबारा शुरू किया जा रहा है नेपाल के लिए। समझ में आया? लगभग पिछले 1 दशक से पटना से कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज नहीं जाता था, और ना तो आदत। गया से तो जाता ही है, हज के लिए लोग जाते कैसे? हज के लिए लोग जाते हैं फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में। जितना दलाई लामा आते हैं तो उसके साथ साथ में बहुत सारे और बुद्धिस्ट भी आ रहे हैं, तिब्बत से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं, है ना, वियतनाम से आ रहे हैं। डायरेक्ट जो है वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट आता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए तो जो इस बार का बजट है उसमें आपने देखा है कि बोध गया का जो है ना महाबोधि मंदिर, इसका कॉरिडोर को बहुत बड़ा किया जा रहा है, और साथ साथ में विष्णुपद मंदिर को भी। मेन फोकस बोध गया पर है सबसे अधिक, क्योंकि ये हमारे लिए पर्यटन का लिए जो है एक बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाएगा। तो इसमें देखो 3 हवाई अड्डे ऐसे हैं जहां से यातायात चल रहा है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दरभंगा। उसके अलावा जोगबनी है, रक्सौल है, मुजफ्फरपुर है और चूनापुर है। अब देखो कहां कहां कौन सा है। जोगबनी अररिया में, ये तीनों तो याद रहेगा आपको, है ना। अरे पटना गया अंतर्राष्ट्रीय है,
इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है? पटना, और पटना वाला का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। दरभंगा वाला दरभंगा में, जोगबनी वाला अररिया में, रक्सौल आपका पूर्वी चंपारण, रक्सौल कहाँ है? ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरपुर वहीं पर, चूनापुर हवाई अड्डा जो है पूर्णिया में है। पूर्णिया वाला हवाई अड्डा को दोबारा शुरू करने का जो है ना, मतलब जैसे आम नागरिकों के लिए शुरू करने का बात चल रहा है। पूर्णिया हवाई अड्डा को आम नागरिकों की शुरू करने की बात की जा रही। आगे देखो, अच्छा इंग्लिश वाला, एक मिनट, ये आप लोगों का पैकेज में है कृषि, उसका भी मिल जाएगा। जैसे जैसे प्रिंट आउट हो रहा है आप लोग को मिलते जा रहा है, एकदम ताजा ताजा प्रिंट आउट हो रहा है, समझ में? हम तो पहले ही बताए ना कि यहीं मिल जाएगा आप लोगों को। जिस हिसाब से आपने बताया कि 2 महीने बाद एक मिला, तो हमने कहा कि ये रिस्क नहीं लेना है, नहीं तो बच्चे फिर बाद में हर बार वहीं ऑफिस में चले जाते हैं। तो अगर एयरपोर्ट की बात किया जाए तो उसमें जो है 2 एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल, जयप्रकाश नारायण और गया। उसके अलावा 3 ऐसे टोटल एयरपोर्ट है जहां पर यहां से जो है ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो रहा है एयरपोर्ट के माध्यम से, जिसमें जयप्रकाश नारायण, गया और दरभंगा। बाकी जोगबनी हमने बताया, जोगबनी अररिया में है। रक्सौल कहाँ है? अरे जगह ही है पूर्वी चंपारण में रक्सौल। मुजफ्फरपुर यहीं, और आपका चूनापुर जो है आपका पूर्णिया में। तो पूर्णिया वाला को आम नागरिक के लिए शुरू करा जा रहा है, ठीक है, बहुत जल्द, आई होप सो, आम नागरिक के लिए शुरू करने की बात किया जा रहा। तो यहां के सांसद कौन है? श्रीमान पप्पू यादव। उन्होंने ही जो है इस बात को पार्लियामेंट में कहा है। जल परिवहन बिहार में बहुत कम है, जल परिवहन समुद्री हिस्सों में ज्यादा होता है। जहां समुद्र या समुद्र के किनारे का जगह होगा वहीं पर ज्यादा। देखो यहां पर जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो बिहार तो एक लैंडलॉक जो है स्टेट है, ये समुद्र से जुड़ा हुआ, तो जनरली जो यहां पर जल परिवहन होगा वो नदियों से संबंधित होगा। संबंधित, अरे नदी में ही चलेगा ना ये परिवहन, तालाब में थोड़े चलेगा। तो इसमें देखा जाए गंगा नदी में इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1600। तो देखो इधर इलाहाबाद से कहां तक आ रहा है? हल्दिया। इलाहाबाद से कहां? हल्दिया कहां है? हाँ कहां है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अरे जा रहा है ये वेस्ट बंगाल तक के, समझ में आया? इलाहाबाद से लेकर के, समझ में आया? तो इसका नंबर जो संख्या 1 है, ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है, ठीक है। एक बृहद भाग बिहार से होकर जो है बक्सर से लेकर के भागलपुर तक के गुजरता है। बक्सर से लेकर के, तो बक्सर से गंगा नदी प्रवेश कर रही है और भागलपुर तक बहुत अधिक, उसके बाद कटिहार से ये बाहर भी चली जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? बिहार में 2 लघु जल मार्ग है। अब लघु जल मार्ग लिख दिया, इसका मतलब सीधा समझ लेना राज्य में ही रह जाएगा। बात समझ में आया? जैसे वहां नेशनल हाईवे बता रहे थे, इस प्रकार से यहां राष्ट्रीय जल मार्ग है जो कि केवल नंबर 1 में, जैसे NH1 वहां कैसे होता है, वैसे ही यहां पर समझ लो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कितना, जो कि इलाहाबाद से कहां जा रहा है, ये पूछेगा, ये नंबर जरूर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावे बात करा जाए तो बिहार में 2 लघु जलमार्ग है, जिसमें जो है बरारी घाट से महादेवपुर घाट है, और दूसरा है मोकामा से लेकर के, तो मोकामा पटना से लेकर के बरौनी बेगूसराय। बरारी घाट कहां है जी? भागलपुर। और महादेवपुर घाट ये भागलपुर है, तो बताओ वो कहां है? ठीक है, तो पहला इसमें कहा है बरारी घाट से लेकर के, और दूसरा कहां है? मोकामा से लेकर के बरौनी तक। चलो अब देखो याद रखना कुछ,
बिहार से जीटी रोड भी गुजरता है, नेशनल हाईवे वाला में याद रखना। बिहार से जीटी रोड भी गुजरता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। बताओ कहां कहां से? औरंगाबाद से गुजरता है, गया से गुजरता है, रोहतास से भी थोड़ा बहुत है क्या, सासाराम ना, है ना, रोहतास। तो यहां जो है आपको सासाराम मिलेगा, ठीक है। फिर औरंगाबाद और गया में जो जगह है वो एक तो डोभी, डोभी शेरघाटी, ठीक है, जीटी रोड, जीटी रोड। इसको वो है जो बिहार के क्षेत्र में नेशनल हाईवे 2 है, कौन सा है? अरे जीटी रोड नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिला करके है, पता है कि नहीं? NH1 NH, ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा तो होगा यार। तो ये बिहार का हिस्सा यहाँ है, तो मतलब इस हिस्से में, तो यहाँ जो आपका NH2 गुजरेगा, NH, समझ में आया? कोई जो देना तो बुक मुझे ज्योग्राफी वाला, और ये बिहार स्पेशल वाला देना मुझे। लेट मी चेक। गया में क्या हुआ, क्या घट गया? PDF शेर, शेरघाटी तो है ही। अरे डोभी और शेरघाटी एक ही साथ तो है, अलग थोड़े है। गया में ही तो है शेरघाटी, अलग थोड़े है ये सब, मतलब तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये शेरघाटी नहीं है सर, ये क्या मतलब है? ऐसे तो तुम लोग का प्रश्न रहेगा ना कि बता नहीं सकते हैं। डोभी और शेरघाटी का मार्ग एक ही तो है ना, एक तरफ डोभी एक तरफ शेरघाटी। एक और बुक दे, ग्रीन बुक जिसके पास था, ऑफिस में चला गया, हाँ लो, ऑफिस से कलेक्ट कर लेना तुम, ठीक है। तो जीटी रोड कहां कहां से गुजरता है बताओ? गया, औरंगाबाद और जहानाबाद। जहानाबाद से नहीं जाएगा जी, ठीक है। आप लोग इसको अपने पैकेज में लिखो, वो जो आपको मिला है ये है ना, PDF जो ये मिला है ना आपको पैकेज, इसमें लिखो, इसमें ये मेंशन नहीं होगा जीटी रोड के बारे में। ये वाला मिल गया ना कि नहीं मिला है? परिवहन वाला मिल गया, तो उसमें जहां पे परिवहन है इसमें मेंशन करिए। बिहार से नेशनल हाईवे 2 गुजरती है, इट्स क्रॉस्ड फ्रॉम बिहार, और उसमें दोनों ही मेंशन करने हैं आपको, जीटी रोड भी लिखना है, ठीक है, और नेशनल हाईवे 2 भी लिखना है आपको ब्रैकेट में। 119, रुको, बिहार से ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरती है, ब्रैकेट में जीटी रोड गुजरती है, ठीक है। बिहार से ग्रैंड ट्रंक रोड भी गुजरती है। अब जीटी रोड लिखिए और उसके साथ ब्रैकेट में NH2 नेशनल हाईवे 2 और डैश करके ये तीनों जिले लिखिएगा आप लोग। रोहतास, इंग्लिश वाला भी लिखो, तुम लोग के लिए अलग से इनविटेशन मिलेगा। औरंगाबाद और गया, कैमूर भी है, लो दिखाओ तो जरा फटाक से, कैमूर भी मेंशन कर देना, उसमें है मेंशन, दिखाओ दिख रहा है इसमें, कैमूर भी ऐड करना उसमें,
ठीक है, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। नेशनल हाईवे 2, NH2। बिहार से NH2 कहाँ कहाँ बताओ? NH2 अगर कहा जाए तो एक तो गया हो गया, औरंगाबाद है ना, औरंगाबाद, और बताओ? हाँ, रोहतास, और बताओ? कैमूर। इंग्लिश वाले भी लिखे, नेशनल हाईवे 2 लिख करके उसमें भी आप लोग डैश दे करके लिखिए। चलो अगला लाइन लिखना, बिहार का सबसे लंबा, बिहार में सबसे लंबा नेशनल हाईवे 31 है, NH31। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन बिहार इज NH31। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन बिहार है ना इज NH31 नेशनल हाईवे। इसमें लिखना, लिखो, इसमें लिखना NH31 लिख करके डैश देना और उसमें लिखिएगा, ठीक है, NH31 लिख के डैश लिखिए और उसमें लिखिए आप लोग मोकामा, ठीक है। तो मोकामा लिखा हुआ तो पटना भी आप समझ सकते हैं कि पूरा कंसिडर इसमें। रुको और बताता हूं, बक्सर, हाजीपुर, हाजीपुर, ठीक है, सारण से लेकर कटिहार तक, कटिहार तथा भागलपुर तक। लिख लिए? कटिहार तथा, तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे बिहार में कौन सा है? NH31। स्मॉलेस्ट नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो लॉन्गेस्ट ही पूछा जाएगा। सब जो थोड़े ना कभी पढ़े हो, जैसे कि बिहार के सबसे बड़ी नदी या फिर देश की सबसे बड़ी नदी तो पढ़े होगे, छोटी नदी थोड़े पूछा जाता है कहीं पे। समझ में आया आप लोगों को? बाबू भैया समझ में आया? याद रहेगा? कब तक? एग्जाम तक रहेगा ना? याद रहता है तुम लोग को? पीछे वाला पूछ के देखे, बता दोगे? उम्मीद करे? हमको उम्मीद लेकिन नहीं है। हम आप लोग को ये बता सकते हैं कि किस सवाल का जवाब तुम लोग दोगे और किस सवाल का जवाब नहीं दोगे। बता दें हम? पहला प्रश्न जो पूछेंगे उसका जवाब नहीं दोगे। पूछे हम? चलो बताओ, बिहार में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कब हुआ है? 2 बच्चा बताया है और उसके बाद, ठीक है, यही तुमको याद रहेगा कि ज्यादा विरोध हुआ था। कब आया था ये वाला याद? इधर से तो आया ही नहीं बिल्कुल आवाज। 1-2 बच्चों का बिल्कुल सही था, तो ये नहीं देने वाला में उत्तर था। अब देने वाले में बताएं, बताओ इसमें सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया है? अरे इधर तो गायब है इधर तो इसमें भी गायब है। हमको तो उम्मीद था कम से कम ये बताओगे। ठीक है, हमको तो यहां तक उम्मीद था कि ये इधर बता ही नहीं रहा था। बताने वाले में भी तुम लोग जो है ऐसे कर रहे हो, ये तो गड़बड़ है यार। और पूछे? अगला नहीं बताओगे। पूछे? बताओ बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था? खाली ये चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। आया नहीं ना? आया ही नहीं, नाम हमको चाहिए। यहां पर के 2-3 बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। अगला पूछे, इधर तो एकदम साफ है जी एकदम पहले से ही ऐसे, बाद में वैसे हमको लगता है कि हल्ला नहीं करती है तो पढ़ती अच्छे से है लेकिन हल्ला भी नहीं करती है, पढ़ती भी नहीं है अरे बताओ, हम प्राउड फील कर रहे हैं।